इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ऑपरेशन मंजिल के वीडियो 10 देखेंगे। सीरीज 10 है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको स्पेशल पॉलिटी सीरीज चल रहा है। आज हम 10 नंबर सीरीज को देख रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी अहम है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप जरूर आए और अपने तैयारी को रिकॉल करें। इससे आपको काफी फायदा होगा और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जरूर आइए और अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो भाग लेते हैं वो हमारे प्रतिनिधि लेते हैं, यानी कि जनता के प्रतिनिधि लेते हैं। यानी कि जनता प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में मतदान नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आपका बी और सी हो जाएगा, एकल हस्तांतरित प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। यानी कि इसमें हर व्यक्ति एक वोट न देकर बल्कि जितने कैंडिडेट होते हैं उनको बारी बारी से वरीयता अनुक्रम में वोट करते हैं और इस तरह से इनका वोट होता है। यानी कि एक प्रतिनिधि को वोट न देकर वरीयता अनुक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को वोट दिया जाता है और इसमें एक वोट का मत मूल्य निकाला जाता है। इस तरह से इनका चुनाव होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य और जो भी भारत के अंदर 28 राज्य हैं उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा हम पीछे वीडियो में देखे थे कि 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा दिया गया था और 70वें संशोधन के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और अभी नया यूटी जम्मू कश्मीर बना है तो वहां के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंसर बदलता है। यहाँ पर अगर निर्वाचित नहीं दिया है तो सभी सदस्य हो जाएंगे, लेकिन अगर निर्वाचित दिया है तो हमेशा देखिएगा कि निर्वाचित सदस्य ही, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और इस तरह से वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर होगा पढ़ा लिखा हो। यानी कि पढ़े लिखे लोग का कोई जो है वो जरूरत नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है, मिनिमम एज 35 वर्ष, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो तभी वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं। ध्यान रखेंगे, भारत के नागरिक होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे शर्त होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद को जो है वो कौन निपटारा करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसका डिसीजन दिया जाता है, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये विवाद सौंपा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर कर देते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर संसद के किस सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही विधि से हटाया जा सकता है और वह है महाभियोग। तो महाभियोग राष्ट्रपति पर संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वो संसद के कोई भी सदन, अगर लोकसभा आता है तो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए, अगर राज्यसभा लाती है तो राज्यसभा के पारित होने के पश्चात लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, यानी कि संसद के किसी भी सदन में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है और राष्ट्रपति को सिर्फ हटाया जा सकता है महाभियोग के तहत ही, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि किस अनुच्छेद में महाभियोग की चर्चा किया गया है, तो ये है भारतीय संविधान के आर्टिकल 61, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और अगर दोनों सदन पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को पदच्युत होना पड़ता है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो राष्ट्रपति को सिर्फ यही एक विधि से हटाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और ये अनुच्छेद 61 है। आपको डेली हम 5 अनुच्छेद देते हैं और उसे देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको डेली 5 अनुच्छेद मिलेगा और धीरे धीरे 5-5 करके आपके पास अनुच्छेद का भंडार होगा और लगभग जो है अनुच्छेद आप क्लियर करेंगे। एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी क्लास को फॉलो करें, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं अगर जितना दे रहा हूं अगर उतना कर लीजिएगा तो आपको बीपीएससी तक जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप सभी जरूर देखें और क्लास को नियमित रूप से फॉलो करें, इससे आपका तैयारी काफी बेहतर होगा और आप अच्छा कर सकते हैं। तो जरूर देखते रहें और क्लास को साथ साथ शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है, यानी कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलता है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी कि 1 नंबर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना मिलना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो कितने समय में भरा जाएगा, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, यानी कि 6 माह तक अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो दिक्कत है, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाता है। अगर किसी कारणवश जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाता है, यानी कि 6 माह से ज्यादा राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्य को निर्वहन करेंगे और उस समय राष्ट्रपति के पास जो भी सुविधा और भत्ता दिया जाता है वो सारा सुविधा मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होता है और अंतिम में भारत के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अभी एक बार ऐसा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एम हिदायतुल्लाह जो है वो रह चुके हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था जब एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, यानी कि कार्यपालिका के प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, नाममात्र प्रधान कौन होते हैं, तो ये सब का आंसर राष्ट्रपति होगा। ध्यान रखिएगा, भारत के कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53 के अनुसार जो है वो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। वही अगर इसका वास्तविक बात करें, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन कार्यपालिका के प्रधान, नाममात्र प्रधान, संवैधानिक प्रधान सब राष्ट्रपति होते हैं। देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं, यानी कि भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन होते हैं, तो इसका आंसर डी नंबर होगा, राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जो है वो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में जो है साधारण विधेयक पर बहस हो जाता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। सीधे सवाल उठाता है कि कौन सी विधेयक के तहत राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, तो साधारण विधेयक के तहत। और आर्टिकल 108 के तहत ये बुलाते हैं, तो इस कह रहा है कि जो है इस अधिवेशन कौन बुलाता है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति होता है। और ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और अगर लोकसभा स्पीकर नहीं रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं करेंगे क्योंकि राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति नहीं करेंगे बल्कि उपसभापति करेंगे, जो कि उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, सभी। राष्ट्रपति सबकी नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की निर्वाचन नहीं होती, नियुक्ति होती है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है, यानी कि हर वर्ष संसद के संयुक्त बैठक या फिर जो है अलग अलग राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है और अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। तो वो अभिभाषण को कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। एक नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसका अभिभाषण बनाता है और राष्ट्रपति जाकर वहां पर पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है, यानी कि कौन से राष्ट्रपति को अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया था, सभी लोग राजी हो गया था, तो वह व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के थे, जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया था ये नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा। और लास्ट प्रश्न का, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो हमारे देश के जाने माने व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एकमात्र राष्ट्रपति जो अविवाहित थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। ध्यान रखेंगे। तो आज का 18 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा आपके लिए आर्टिकल 5 प्रमुख अनुच्छेद जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, यानी कि दोनों के लिए सुंदर समन्वय किया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का, तो आर्टिकल 50। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना राज्य का कर्तव्य, क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत में आ जाएगा। 51 का मूल कर्तव्य, कल ही हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन को किए थे मौलिक कर्तव्य 51 का, जिसे 42वां अमेंडमेंट 1926 के तहत जोड़ा गया था पहली बार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और आर्टिकल इसका है 51 का, ध्यान रखेंगे। और भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं।
और अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ध्यान रखेंगे। यानी कि आपका कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। तो ये आज का प्रमुख 5 अनुच्छेद जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जरूर देखें और पीछे के वीडियो रिपीट करते रहें। आज 10वां वीडियो है, 10 वीडियो को जो है 1 घंटा बैठकर टोटल को रिवाइज करें फास्ट करके, इससे आपका काफी अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी ऐसा करते रहें, इससे आपका तैयारी काफी बेहतर होगा और परीक्षा में आप बेहतर करेंगे। तो ऐसा करें, मेरा कहा हुआ बात माने, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो आप सभी करते रहें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, आप सभी सफल हुए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।